स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आरटीआई कॉपी। ये है आपका पेपर नंबर 5 जो कि होता है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, साथ में आंसर आप कैसे लिखें तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, बड़े क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो उसका क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे यूट्यूब जो रहे आपको हमारी वीडियो की रिकमेंडेशन देते रहे। तो चलिए फिर आज वाला जो वीडियो उसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में किस किस चीज़ों को लिया जाता है। तो इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा था कि यातायात, संचार, बैंकिंग, सीमा, पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। और इन्हें देखिए 2 में 2 मार्क्स मिला हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, देखिए इनका पूरा 1.5 लाइन छूटा हुआ है। तब आपको लाइन नहीं भरना है, आपको डू डायरेक्ट एकदम फैक्ट टू फैक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपका ये जो है प्रमाणित करता है ये आरटीआई कॉपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिबरलाइजेशन पूछा हुआ था, उदारीकरण, जो कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया हुआ था। तो इसमें इन्होंने आंसर लिखा है उदारीकरण क्या होता है। अब उदारीकरण काफी बड़ा है, इस वजह से पूरा फुल लिखना पड़ गया, जिसमें इन्हें 2 में 2 मिले हैं। मतलब आप उदारीकरण को अच्छे से समझाएंगे तो आपको 2 में 2 मिलेंगे। ठीक है। सस्ती मुद्रा नीति, जिसे चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है, वो क्या है। तो इन्होंने लिखा है जो ऐसी मुद्रा पॉलिसी जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो, विश्वास होता है क्योंकि क्रय शक्ति 6 क्षमता निर्धारित करती है। तो ये पूरा आंसर आप अगर आपको पता है तो आपको पता होगी ये पूरा गलत है, पूरे तरीके से गलत है। तो यहाँ पे एक चीज हमको और समझ में आता है कि अगर आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कॉलेज का एग्जाम है और आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से यहाँ पे 0 मार्क्स इनको यहाँ पे मिले हैं। ठीक, तो चीप मनी पॉलिसी आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो स्किप कर दीजिए। इस पे 2 मिनट 3 मिनट लगाने का कोई मतलब नहीं है। चीप मनी पॉलिसी जो है वो आरबीआई वैसे डिसाइडेड करता है, इंटरेस्ट रेट कम रखता है ताकि ज्यादा मनी जो रहे वो मार्केट में फ्लो हो पाए। ये होता है चीप मनी पॉलिसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के बारे में पूछा हुआ था, तो नीति आयोग के बारे में इन्होंने लिखा कि ये प्लानिंग कमीशन को हटा के लाया गया है, 1 जनवरी 2015 को लाया गया है, पूरा नाम ये है, ये किस सिद्धांत में काम करता है। तो सारा आंसर एकदम परफेक्ट दिख रहा था। मतलब क्या परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट टू फैक्ट। उल्टा पुल्टा फेंकने का काम नहीं किया गया कि इसके मतलब कुछ भी फेंकने का काम नहीं किया गया कि पहले ये होता था फिर नीति आयोग आया तो ये होने लग गया। आपको नीति आयोग पूछा हुआ है, कंपैरिजन नहीं पूछा है। तो नीति आयोग के बारे में बताइए। तो नीति आयोग के बारे में फैक्ट टू फैक्ट लिखिए, आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा था, मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो उनके पास तो चलिए आंसर होगा ही इसका कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ गया है, तो अब इस साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करने मत बैठ जाइएगा। ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कोई भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करके नहीं जाता इसे, लेकिन आया है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप सुकमा से शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता है कि बस्तर वाले साइड पे ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब के रहते हैं। वैसे दंतेवाड़ा में भी होना चाहिए, दंतेवाड़ा भी ऊपर रह सकता है। तो इनके अटेम्प्ट के वजह से इन्हें 2 में 1 नंबर दिया गया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से ये ऑर्डर सही नहीं है। अब जब मिलाने जाएंगे फैक्चुअली तो सही ऑर्डर नहीं मिलेगा ये, लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट किया और 10 नाम लिखे, इस वजह से इन्हें 1 नंबर मिला है। एमएलए का फंड पूछा है कितना ज्यादा बड़ा है, आप करंट से क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपका जो इस साल का संबल है उसे रट के जाइएगा। मैंने भी शॉर्ट नोट्स वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है, उसे भी देख लीजिएगा, काम आएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, 1 करोड़ था 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है। और लाइन देखिए कितना 4 मार्क्स का आया हुआ है और लिखा कितना इन्होंने, मात्र और मात्र 2 लाइन। कितना नंबर मिला है, 2 मार्क्स। ठीक है, सॉरी 4 नंबर का नहीं आया था, ये 2 मार्क्स का ही है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मात्र 2 लाइन लिखा, 2 मार्क्स इनको मिल गया। तो ये भी दिख रहा है आपको फैक्ट टू फैक्ट, फेंकने की कोशिश नहीं कि पहले एमएलए के पास इतना कम पैसा होता था जिससे वो ये सारी चीजें नहीं कर पाते थे, लेकिन हाल ही की सरकार ने इनको बढ़ा के इनके क्षेत्र के विकास के लिए इनके पैसे को बढ़ा के 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है। इस टाइप से फेंकने की कोशिश मत करिएगा, जो पूछा है वो लिखिए,
कॉलेज नहीं है ये, इसे समझिएगा। 1 मार्च 2019 घरेलू बिजली उत्पाद कितने यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया है? तो हम डायरेक्ट पता है 400 यूनिट तक आधा किया गया। आपने 400 यूनिट का जिक्र किया, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल गए, काम खत्म। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन 18-19 यानी कि लास्ट ईयर का है, के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की जानकारी दीजिए। ठीक है, आपने बता दिया प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये रहा प्रति व्यक्ति आय, इसमें आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स मिल गए, खत्म। ठीक है, अब इस साल पे देखिए कहाँ पूछा हुआ, 2018-19 का पूछा हुआ। इस साल आपने क्या पढ़ा था, 2019-20 का। अभी क्या आया है, 2020-21 का आया है। तो आपको यही वाला पढ़ना है ना, 1 साल पहले वाला, मतलब जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उससे दोबारा देख लीजिएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा गया था, अंतर बताइए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन्होंने आंसर काफी अच्छा लिखा हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चेकर ने आंसर अच्छा लिखा है तो 4 में 4 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, रेपो रेट बताइए, रिवर्स रेपो रेट बताइए, दोनों का काम बताइए, दोनों कौन लेके आता है ये बताइए, हो गया। या एक और तरीका है इसके आंसर को लिखने का, आंसर राइटिंग की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे रेपो रेट डाल दीजिए हेडिंग पे, यहाँ पे रिवर्स रेपो डाल दीजिए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसे करके भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। बेरोजगारी दर की गणना किस प्रकार की जाती है? वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है? ये है थोड़ा आधा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जिसके बारे में हो सकता है कि पूरे तरीके से आपको पता ना हो। आपको बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है? एनएसएसओ, ये डेटा कैलकुलेट करता है, और सीएसओ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहता है, लेकिन प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? अब जिसको करंट की इंफॉर्मेशन है उसको तो पता है भाई कि प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होता है, लेकिन जिसे नहीं पता है वो याद रखिएगा, इस टाइप के डेटा को मत लिखिएगा। 5.7%, 7.2%, 6.73%, इसको लिखेगा 5.7% लगभग। आप डेटा को क्लियर नहीं बोल सकते। क्या आपको पता है कि एग्जैक्ट डेटा इतना ही है? तब जाके 5.7% लिखिएगा, नहीं तो साथ में लगभग जरूर लगाइएगा। ये चेकर के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, कि वो कैसा देखता है डेटा को, कि 5.7 हाँ वो समझ जाएगा, लगभग नहीं समझता है, आपने लगभग लगाया तो समझ जाता है कि ठीक है ये बचने का तरीका है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे आपको 1 आध पॉइंट मान लीजिए, 1 आध नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। तो इन्हें 4 में 2 मार्क्स मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने किसानों का कौन सा कर्ज माफ किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तो आपको पता है 17 लाख किसानों का लगभग कौन सा कर्ज माफ किया है, लिख दीजिएगा कौन सा कर्ज माफ किया है, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने 13.61 लाख लिखा हुआ है, तो जो गलत डेटा है। तो 6100 करोड़, आपसे अमाउंट पूछा ही नहीं था, चाहते तो लिख सकते। अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया है 30 नवंबर 2018 तक के लिए, किसी को 2 लाख तक के माफ हुए हैं। ठीक है, ये सारे डेट की जरूरत नहीं थी, वैसे आपको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा। फिर भी इन्हें 2 मार्क्स मिले हुए हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी योजना पर प्रकाश डालिए। सखी योजना यहाँ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 191। सभी जिलों के लिए जिला अस्पताल में सखी केंद्र स्थापित किया गया है। महिला पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। घरेलू हिंसा, अवैध यौन संबंध, बलात्कार, ये सब चीज से फोन करके आप सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छा आंसर लिखा हुआ है इन्होंने। तो 4 मार्क्स का था, 4 में 4 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में निवासरत प्रमुख अनुसूचित जनजाति के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे आया था ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इन्होंने जनजातियों का नाम लिखा है, मिले हैं पूरे के पूरे 4 मार्क्स। मेजर पूछा हुआ है, अब आपको क्या करना था, अब आपको थोड़ी ना याद आएगा पूरे तरीके से किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा कम है और कौन सा कम होते जा रहा है। तो मेजर में सबसे पहले तो गोंड आता है, चेकर भी वही चेक करेगा, तो इन्होंने गोंड का जिक्र सबसे पहले कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद आने के लिए वैसे कंवर आते हैं, तो कंवर नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उरांव आते हैं। ये 3 का नाम पहले आप लिख देंगे तो ये सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, तो ये 3 में ही सबसे बड़े सबसे ज्यादा जनजाति उपजाति इन्हीं की है, तो इन 3 का नाम लिख देंगे। उसके बाद बाकी जनजातियों का नाम लिख देंगे, तब भी आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचाया सही लिखा हुआ है इन्होंने आंसर। और भी तरीके हैं आंसर लिखने के जहां से आपको 4 में 4 मार्क्स मिल सकते थे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन जो आया है 8 मार्क्स का था, नॉन टैक्स रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो इन्होंने 3 पॉइंट लिखा और 3 मार्क्स मिला है इन्हें। तो ये अब ऐसा क्वेश्चन आया कि नॉन टैक्स रिसोर्सेज, अचानक से क्लिक नहीं करेगा आपके दिमाग में कि नॉन टैक्स रिसोर्सेज कौन से हैं। तो जितने पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, हो सकता है चौथा भी आ जाए, पांचवा भी याद आ जाए, बस पॉइंट्स के नाम लिखते जाइए। 8 पॉइंट्स के नाम लिखते हैं आप, तो यहाँ 8 में 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है और 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पुलिस वगैरह भी है, पुलिस से भी आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। वो कोर्ट भी है, कोर्ट से भी पैसे मिल जाते हैं, PSCs वगैरह है, वहाँ से भी पैसे मिल जाते हैं। तो है काफ़ी सारे पॉइंट है, लिखा जा सकता था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो जितना याद हो उतना ही लिखिए। बाकी पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे आप लोगों के लिए क्या टिप रहेगा, कैसे जब क्वेश्चन आएंगे जितने पॉइंट याद आ रहे हैं लिखिए और आगे बढ़िए, सोचने मत बैठ जाइएगा। सोचने बैठेंगे तो आपका नीचे का जो आंसर है ना, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारण, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हुआ है उसके बारे में बताइए। तो आप अपने से दिमाग में चलाइए कि योजना काफी सारे आ रहे हैं, योजना की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है, यातायात है, संचार है, शिक्षा है, ठीक है, आपका बजट है, बजट के एलोकेशन में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ लेवल में देखेंगे तो कर्ज माफी की वजह से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। तो ये सारे 4-5 पॉइंट है, इसे बनाइए और थोड़ा सा डील कर दीजिए, आपके आंसर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको 4 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेरे को जहां तक लगता है कि यहाँ पे जो चेकर है आपसे, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप ज्यादा पॉइंट्स लिखें, डील थोड़ा कम करें लेकिन पॉइंट्स ज्यादा लिखेंगे। जैसे कि कॉलेज टाइम में ही होता था कि आप पॉइंट्स ज्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इसके पास पता है, इसको पता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 8 में 8 तो नहीं मिलते किसी भी कीमत पे, शायद आपको 8 में 8 यहाँ नहीं मिलते, लेकिन यहाँ आपको 6 मार्क्स जरूर मिल सकते थे अगर आपने 8 पॉइंट लिखा होता तो। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सरकारी समिति के बारे में बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन छत्तीसगढ़, ये है आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमी का क्वेश्चन, जो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं पढ़ते टाइम पे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्ट 8 नंबर के आते हैं। तब क्या करेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इन्होंने लिखा, जिनमें इनको 4 मार्क्स मिले हुए हैं। आंसर आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार। उसके बाद आया था आपका छत्तीसगढ़ में, ये आया था 15 मार्क्स का क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये था आपका फिर से छत्तीसगढ़ इकोनॉमी का क्वेश्चन, 15 नंबर का आया था और इन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, जबकि लिखा इन्होंने पूरा भर भर के है, उसके बावजूद यहाँ पे इनको सिर्फ 6 मार्क्स मिला हुआ है। तो आपको तैयार रहना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। चलते हैं आगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन आया था, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है आपका, पेनिनसुला रिवर जो अपोजिट डायरेक्शन में, आपको पता है कौन कौन सी रिवर है, नर्मदा और तापी, और भी है, भ्रश घाटिया का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ नर्मदा और तापी ही लिख दिया है, 2 लिखा है और 2 मार्क्स मिला है, बात खत्म। करेवा डिपॉजिट पूछा था, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट टाइम में क्लिक नहीं करेगा आपको, करेवा डिपॉजिट हो सकता है आपने पढ़ा हो, आपको याद आ जाए, लेकिन नहीं याद आएगा तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, छोड़िए और आगे निकलिए। पेपर इतने सारे हैं, आप पूरे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, अगर मतलब आप हर आंसर को एकदम अच्छे से सोच सोच के लिखने बैठेंगे तो। करेवा डिपॉजिट वैसे क्ले डिपॉजिट ही होता है और ये जनरली जम्मू एंड कश्मीर साइड पर होता है, ये होता है इसका आंसर। ठीक है, नहीं भी पता है तो मतलब क्लिक नहीं कर रहा है, छोड़िए और आगे निकलिए। भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही थी, तो ये था आपका ये 1911 से 1921। इससे सीजीपीएससी प्री में शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसको और पहले भी कर सकते हैं, दशक पूछा है ना, डिकेड ले लिया, इस वजह से आपने 1911 से 1921 लिखना था, लेकिन 1910 आसपास, सॉरी 1900 से 1921 ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पे आपका जनसंख्या जो था वो नकारात्मक जा रहा था। सबसे बड़ा कारण अकाल था, 1900 आसपास में अकाल पड़ना शुरू हुआ था। ठीक है, फिर बाढ़ भी आ गया था, डैम्स वगैरह का निर्माण भी इसी टाइम पे हुआ था। तो अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, इस वजह से इन्हें देखिए 2 में 1.5 मार्क्स मिले हुए हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, नील क्रांति, आप सबको पता है, अच्छे से लिखेंगे 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। मैंग्रोव, आपको पता है मैंग्रोव किस जगह पे होते हैं, जहाँ पे डेल्टा बनता है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आप यहाँ पे पूरे फैक्ट पे नहीं जा सकते, हाँ भाई फैक्ट याद कर लिए हैं प्री के, आ गए और बना दिए, नहीं होगा ऐसा। तो डेल्टा, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने आपको अच्छा पहले ही बताया ना कि प्री के फैक्ट और यहाँ पे हैं आप मेंस में, तो आप यहाँ बीच में रहेंगे ना, तो ये आपके लिए सबसे सेफ है कि प्री से आप ऊपर उठ चुके हैं और मेंस को पूरे तरीके से छुआ नहीं है, क्योंकि प्री के भी क्वेश्चन जो है आपके
ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो मैंग्रोव कहाँ बनता है, जहाँ पे डेल्टा यानी कि ईस्टर्न कोर्स पे, तो इसको लिख दीजिए, आपका 2 में 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्किंग काफी अच्छी हो रही है, अगर नहीं मिल रहे तो एकदम ही नहीं मिल रहे तो फुल मिल रहे हैं। और 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके लिए बोनस है, यहाँ से आप ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको 15 नंबर का आया और 15 में आप सोच रहे हैं कि 12 मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा लिखेंगे तब जाके आपको 9 और 10 मिलेगा, लेकिन 2 में 1.5 मिल सकता है आपको। नेचुरल रबर कहाँ मिलता है भाई, हमको पता है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा, उसके अलावा नीचे के साउथ वाले हिस्से पे जहाँ पे है आपका केरल है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पे 2 में 2 मार्क्स आपको मिल गए। देखिए शिमला, और देखिए ये है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है इस पे, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो ये क्वेश्चन छोड़ देगा, 4 मार्क्स छूट जाएंगे उसके। ठीक, अब देखिए शिमला क्या है क्वेश्चन, शिमला और ऊटी की ऊंचाई लगभग समान है, फिर क्यों शिमला जाड़े में ऊटी की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका पूरा तरीके से, ये देखिए कर्क रेखा और यहाँ पे आपका इक्वेटर, तो ऊटी किधर पड़ रहा है, शिमला किधर पड़ रहा है, उसी के हिसाब से गर्मी पड़ेगा, उसी के हिसाब से ठंड पड़ेगा। ये है इसकी स्थिति, इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा इतने में। अच्छा लिखा है इन्होंने, आंसर पॉज करके पढ़ सकते हैं। 2.5 मार्क्स इन्हें मिला हुआ है। शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये देखिए ज्योग्राफी में आपको जब आप सिलेबस देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। हाई इन्फेंट मोरेलिटी रेट वगैरह जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं वहां से, तो आपको एक रेट तो देखना ही पड़ेगा, डेटा मत याद करिए, लेकिन एटलीस्ट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। आप कहाँ से ले, अब 2011 वाला सेंसस है, ठीक है, लूसेंट उठा लीजिए, लूसेंट में दिया होगा, पुराना होगा भी तो कितना पुराना लूसेंट होगा आपके पास, 1 साल 2 साल 3 साल, 2011 से पहले का तो नहीं होगा ना। तो 2.5 यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। वेस्टर्न ऑफशोर पेट्रोलियम रीजन, इस साल पेट्रोलियम रीजन से क्वेश्चन आया, वेस्टर्न से पूछा हुआ है, तो आपको बॉम्बे आई तो पता ही होगा, आपने आज ज्योग्राफी पढ़ा है तो बॉम्बे हाई के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 में 2.5 मार्क्स मिले हैं। बॉम्बे हाई लिखा इन्होंने, उसके बाद कच्छ से लगे हुए समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। गोवा के निकटतम पेट्रोलियम क्षेत्र का पता चला है, अभी तक इसका उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बॉम्बे हाई पता था। मेन जो स्किल रहेगी आपकी वो रहेगी कि आपको बॉम्बे हाई पता है, और आपको पता है कि गोवा के आसपास है, आपको पता है कि कच्छ यानी कि गुजरात के आसपास है। अब यही 2-3 चीज को जोड़ के मैं आंसर कैसे तैयार करूं। अगर आपको आंसर स्किल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलते। इनकी आंसर स्किल्स अच्छी थी, 4 में इन्होंने 2.5 मार्क्स उठाए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका 1 और 1.5 मार्क्स का अंतर है ना, यही इनका सिलेक्शन कराएगा। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु कौन से भौगोलिक परिस्थिति सहायक है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो कौन सी सहायक है, यहाँ पे इनको ये लिखना था। हिमालय से निकलती है, वर्ष भर जल की उपलब्धता होती है, बांध बनाया जा सकता है, और भी चीजें हैं, मानसून पानी अच्छा गिरता है। तो 4.5 मार्क्स इनको अच्छा खासा मिला हुआ है। ठीक, अगला आते हैं पर्तीय अपर्दन, रील अपर्दन, अवानिलिका अपर्दन का अंतर स्पष्ट करिए। अब आपने पढ़ा नहीं है तो हो सकता है हार्ड लगे तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, बहुत क्वेश्चन है। अब बाकी क्वेश्चन में आप मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीजें तो दिखेंगी ही दिखेंगी, तो इससे डरना नहीं है कि अब ये उठा के शीट ओरिजन, रील कोरिजन और गली इरोजन ये सारी चीज पढ़ना शुरू कर दें। जो आपका बेसिक है, बेसिक अच्छा रखिए, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। यहाँ उसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन आया था रीजनल वेरिएशन और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इन्होंने लिखा है, कितना लिखे, 10 मार्क्स का आया था। इन्होंने अच्छा खासा लिखा, इस वजह से इन्हें 6 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। अब चाहे तो इस पेज को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में आते हैं। ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में आते हैं तो इसमें सबसे पहले पूछा था कुसमी पाठ। देखिए फैक्ट पे क्वेश्चन आ गया ना डायरेक्ट, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था कुसमी पाठ के बारे में, इन्होंने लिखा, इन्होंने मिला 0.5। ठीक है, बलरामपुर जिले में स्थित है
ऊंचाई कितनी है, लहसुन पाट मंडरा पाट स्थित है, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ये सारी चीजें लिखी थी जो एकदम पूरे तरीके से एक्यूरेट नहीं थी। धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाता है, प्री में क्वेश्चन है आपका। धारवाड़ पता है आपको कि बस्तर साइड पे मिलता है, डायरेक्ट वही लिखिए, आपका डायरेक्ट आपको मार्क्स मिलेगा। गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है, कोरिया साइड पे प्रवाहित होती है, लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किन क्षेत्र में पाई जाती है, ये आएगा आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसकी वजह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको, अच्छा हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा मैप बनाने को लेके, तो वो वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं यहाँ पे अगर आप मैप बना के बता देंगे कि काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, तो चेकर को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। गोपद रिवर के लिए भी सिर्फ आप ऊपर का कोरिया वाला बना देते हैं, हिस्सा बता देते कि ये रिहंद और गोपद ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे। तो आपको मैप तो सीखना पड़ेगा, और अच्छा छत्तीसगढ़ का मैप, वो वाला मैप मत बनाइएगा, ये वाला जो एक बनाते हैं आप लोग ऐसे करके कि ऐसे करके बना दिए, ये वाला मैप मत बनाइएगा, मेंस में वो काम नहीं आता। मेंस में आप जितना बेहतर मैप बना पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। कोरंडम के बारे में पूछा है, खनिज दिया हुआ था आपका, देखिए कोरंडम कठोर धातु है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कठोर धातु है। 2 नंबर का पूछा हुआ था, उत्पादन बस्तर बीजापुर सुकमा जिले में किया जाता है। अब जो आंसर लिखा है जिन्होंने, इनको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ पे होता है प्रोडक्शन, लेकिन उनको पता था कि बस्तर साइड पे होता है, तो 3 जगह का नाम लिख दिया, फिर भी इन्हें 2 में 1 मार्क्स तो मिले, 1 नंबर का तो और बेनिफिट होगा। ठीक है, ये वैसे कोरंडम जो है हीरा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कठोर धातु होता है, कठोर मटेरियल होता है। तुरतुरिया के महत्व पे प्रकाश डालिए। तुरतुरिया आपको पता है कहाँ पे है, बलौदा बाजार, बरनापारा अभ्यारण्य, वाल्मीकि आश्रम है, लव कुश का जन्म हुआ था, ये भी है यहाँ पे, 1 मार्क्स इन्हें यहाँ पे मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में सीमांतक कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो अब लिखिए, सही आंसर लिखिए, यहाँ पे 1.0 मार्क्स मिलेगा आपको। ये आपके थोड़े से मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। बादलखोर अभयारण्य की विशेषता लिखिए। बादलखोर जसपुर में है, अब आपको पता है बस जसपुर में है, 105, बस इतना ही पता है। अब इतने इंफॉर्मेशन से कि आप आंसर बना सकते हैं, आपको यही करना है बस, ठीक है, इतने क्वेश्चन, इतने ही इंफॉर्मेशन है। बादलखोर 105 जसपुर पे है, बस इससे आपको आंसर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 106.4 लिखा है, तो मैं रहता तो यहाँ पे क्या लिखता, 105 वर्ग किलोमीटर, इससे पहले लगा देता मैं लगभग 105 वर्ग किलोमीटर, ताकि ये गोला ना हो मेरे में। फिर अगर ये गोला होगा तो फिर यहाँ मेरे को हो सकता है 1.0 की जगह 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं, और यही मेरा मार्क्स बढ़ाता। अबूझमाड़ का कैरेक्टरिस्टिक, अब अबूझमाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ पता है। अबूझमाड़, अबूझमाड़िया नहीं बोला है, अबूझमाड़ क्षेत्र बोला है, तो अबूझमाड़ क्षेत्र के बारे में लिखिए, 2.5 मिलेगा आपको। मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को बताइए, नीचे साइड पे होता है बस्तर साइड पे, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्री के फैक्ट, उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करिए और मेंस के आंसर राइटिंग स्किल के साथ लिखिए, आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। लिंग अनुपात प्रतिरूप को बताइए, सेक्स रेशियो बताना है आपको, ये आपने सेंसस में पढ़ा है 2011, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसे आप सिलेबस सबसे पहले चेक करिएगा, सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, हार्ड क्वेश्चन आया है, पेपर का लेवल वैसा ही है जैसा हमेशा आता है। तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, आपको पता है तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। चूना पत्थर का क्षेत्र व भंडार बताइए, खनिज से क्वेश्चन आ गया, तो खनिज जिसने प्री में डिटेल पढ़ा है उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्र देखिए, चूना पत्थर से क्वेश्चन आया हुआ है, चूना पत्थर आप आपने खनिज अच्छे से पढ़ा है तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता, ठीक है, ये प्री में ही पढ़ लेना था आपको, मेंस में पढ़ने की नीड नहीं पड़ती इसे।
तो खनिज से क्वेश्चन आया है, खनिज लिखिए, आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 में 2 मार्क्स मिले हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अब और आप जगह को लिखेंगे अच्छी डिटेल में तो और बेटर मिल सकता है। और ये डेटा से बचने की कोशिश करिएगा, एग्जैक्ट डेटा मत लिखिएगा। ये देखिए इन्होंने लगभग लगाया हुआ है जो कि काफ़ी बेहतर है। डायरेक्ट डेटा लिखेंगे तो आप फंस सकते हैं। बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। सीमेंट उद्योग का हब कहा जाता है आपको बलौदाबाजार के। सीमेंट हब तो पता ही होंगे, अच्छे से लिखेंगे। देखिए 2.0 से 3.5 किया गया है, अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। महानदी बेसिन के बारे में पूछा है, नॉर्थ मतलब ऊपर वाली, उत्तरी सहायक नदियां लिखिए अच्छे से, 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये मेंस के लेवल के क्वेश्चन है कुछ अच्छे, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छा देखिए इन्होंने जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो इनको ऐसा मिला है। अगर आपने महानदी दिखा देता और ऊपर से नदी जोड़ना दिखा देते, ये आपके आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इतना जगह तो आपका जाता, आपको महानदी के बारे में फिर इतना में लिखना रहता। आपको डायरेक्ट क्या पूछा हो, महानदी बेसिन के ऊपर उत्तरी सहायक नदी, आपसे ये थोड़ा नहीं पूछा ये 58% क्या होता है। आप डायरेक्ट भी आंसर लिखते तब भी आपको आंसर मिलता, नंबर उतना ही मिलता। यहाँ पे मैं दिखा देता, मेरे आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं इस तरीके से आंसर लिखता हूँ, ठीक है, कि आपको इधर दिखा दूंगा मैं कि यहाँ शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांडकेलो, ये उत्तरी सहायक नदियां हैं आपकी। तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप प्रेजेंटेशन कर देंगे तो जो चेकर रहेगा उसको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, वो डायग्राम देख के समझ जाएगा। छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 1981 से 2011 तक जन्म दर की प्रवृत्ति को बताइए। ठीक है, 1981 से 2011 तो बढ़ा ही है ना, कंटिन्यू बढ़ा ही है कंटिन्यू। 1981 से तो नहीं पता हमको, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में लगभग 22% का जन्म दर रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है जो कि, तो 1981 से 91 तक, 91 से 2001 तक में बढ़ाए कर दीजिएगा और यहाँ पे वाले जगह पे डेटा दीजिएगा। देखिए आया कितने का था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, इन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिला हुआ है। आंसर को पॉज करेंगे तो आपको, सॉरी वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हें 1 मार्क्स क्यों मिला हुआ है। ठीक है, उतना एक्यूरेट क्योंकि आंसर आपको दिखता नहीं है। छत्तीसगढ़ में चीनी उद्योग के विकास को समझाइए। चीनी उद्योग कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे विकास हुआ, गन्ने की खेती, ये सारी चीज लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का आया था। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में, इनके बारे में बताइए। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है जितने हैं, या नरवा, गरवा, धुरवा, ये देखिए बाड़ी योजना, डेवलपमेंट ऑफ फार्मर इन छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन आया था, ये भी था करेंट का। सम्मल पत्रिका जितने लोग हैं, मार्च वाला मेंस, सॉरी इस साल वाला मेंस देने वाले हैं, हम लोग सम्मल पत्रिका को रट लीजिएगा। ठीक है, आपके करंट से डायरेक्ट राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इंदिरा मितान स्कीम, ये सारे में से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ देगा आपका इकोनॉमिक्स में। तो आपके लिए लिखना मुश्किल पड़ जाएगा, आपने अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो हमने शॉर्ट नोट्स भी डाला हुआ है वीडियो पे, आप वहां से भी उसे जाके देख सकते हैं, तो उसे जरूर जाके देखिएगा। तो ये है आपका RTI कॉपी पेपर नंबर 5 का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको बेनिफिट किया होगा। बेनिफिट किया है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोरल सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपके कोई सुझाव है या आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी बताएं कि आंसर कैसे लिखना है। देखिए मेंस का खेल पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है क्या वो कंप्लीट है? आपको क्या इससे ज़्यादा पढ़ना है? इससे ज़्यादा पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, और जो आता है उसको और कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएं, ये कहलाता है मेंस। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी CGPSC प्री और मेंस दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाइम कम बचा हुआ है तो जल्दी करिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।